राज्य की नीति के निदेशक सिद्धांत। राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों का वर्णन जो किया गया है संविधान में, वो भाग 4 में किया गया है। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्वों का वर्णन किया गया है। ध्यान रहे, भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51, और इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। ठीक, और इनकी एक खास बात यह है कि इन्हें जो है न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं बनाया गया है। ये जैसे कि मूल अधिकारों को न्यायालय ने प्रवर्तनीय बनाया था, इन्हें नहीं बनाया गया है। ठीक है, यानी कि इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। ठीक, इसकी अगला विशेषता देख लेते हैं, यानी कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ठीक है, तो इसका मूल अधिकार से थोड़ा डिफरेंस अभी मैं बता देता हूँ। मूल अधिकार की क्या विशेषता थी, क्या उद्देश्य था उसका? उसका उद्देश्य था राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, और नीति निर्देशक सिद्धांतों की क्या है? सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना इनका उद्देश्य है। ठीक, एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ इसका। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक आयरलैंड के संविधान से इसे लिया गया है, और इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। और इसका उद्देश्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना इसका उद्देश्य है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। डीपीएसपी, इन्हें डीपीएसपी कहते हैं। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। नीतियों एवं कानूनों को प्रभावशाली बनाते समय राज्य इनको ध्यान में रखेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि राज्य जो भी नीतियाँ बनाएगा, कानून बनाएगा, तो नीतियाँ और कानून बनाते समय 36 से 51 तक जो अनुच्छेद दिए गए हैं डीपीएसपी के अंतर्गत, तो इनको ध्यान में रखेगा। ठीक है, दूसरा क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता की भावना पर आधारित है ये। ठीक है, और एक विशेषता इसकी है कि ये गांधीवाद, समाजवाद और उदारवाद का प्रभाव इन पर है। ठीक, और इनको लागू करना, यानी कि डीपीएसपी को लागू करना राज्य का कर्तव्य है, और ये प्रकृति से न्यायोचित नहीं है, जैसे कि अभी हमने आगे अभी देखा था। ठीक है, और इन्हें लागू करने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम। सबसे पहले अनुच्छेद 36 देखते हैं। ठीक है, एक एक करके हम अनुच्छेद देखेंगे। यहाँ पर अनुच्छेद 36 देखते हैं। अनुच्छेद 36 में दी गई है परिभाषा। ठीक है, इसमें परिभाषा दी गई, किसकी परिभाषा दी गई? इसमें परिभाषा दी गई है राज्य की परिभाषा। राज्य, यहाँ पर राज्य का मतलब राज्य नहीं, वो राज्य नहीं जो कि भारत के राज्य हैं, 29 राज्य हैं, वो राज्य नहीं है। ठीक है, अलग राज्य की बात कर रहे हैं, वो भी हम देखेंगे बाद में। तो इसमें कहा गया है कि राज्य का वही अर्थ है, यानी कि अनुच्छेद 36 में राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 में दिया गया है। भाग 3 के अनुच्छेद कौन से में? 12 में दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 37 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भाई न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय न होते हुए भी ये शासन में मूलभूत हैं। ठीक है, और इन्हें लागू करना राज्य कर्तव्य है। इसका क्या मतलब है? इसमें ये कहा गया है, यानी कि ये जो न्यायोचित वाली बात आई थी कि न्यायोचित नहीं है न्यायालय में, तो ये अनुच्छेद 37 से ही निकल रहा है। तो 37 में कहा कि ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन फिर भी इन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य है। ठीक है, ये है इसके बाद। ठीक है, अनुच्छेद 38 में आ जाते हैं। तो अनुच्छेद 38 और 38(1) और 38(2), तो 38(1) और 2 बाद में शामिल किए गए थे। तो 38 क्या है? राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 39 में 1, 2, 3, 4 और 5 दिए गए हैं। इनका क्या है? 39(1) में क्या है? पुरुषों व स्त्रियों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार, सामाजिक भौतिक संसाधनों के स्वामित्व का उचित वितरण, अर्थव्यवस्था में धन तथा उत्पादन के साधनों के अहितकारी केंद्रीकरण का निषेध। चौथा क्या गया? पुरुषों व स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। ये बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा आता है, इसे ध्यान रखना कि पुरुष यानी कि समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान किसमें किया गया? अनुच्छेद 39 में किया गया है। 5वां क्या है? पुरुषों व
श्रमिकों तथा बच्चों को मजबूरी में आयु या शक्ति की दृष्टि से प्रतिकूल रोजगार में जाने से बचाना। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 39 के तहत थे। ठीक है, अब हम यहाँ पर छठा क्या है, बच्चों को स्वतंत्र और गरिमा के साथ विकास का अवसर प्रदान करना और शोषण से बचाना। 39 क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें 39 क्या है, जो कि 42वें संविधान संशोधन के बाद जोड़ा गया था, यानी कि मूल संविधान में नहीं था। अनुच्छेद 39 क्या है। ठीक है, और इसमें क्या है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद कर लेना, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक है, अनुच्छेद 40 क्या है, अनुच्छेद 40 कह रहा है कि ग्राम पंचायतों का गठन, बहुत इंपॉर्टेंट है। 41 कह रहा है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। 42 में कहा गया है कि काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, 42 में। ठीक है, 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, शिष्य जीवन अवकाश व्यवस्था और कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 43 की बात कर रहे हैं, तो 43 कै बाद में जोड़ा गया था और 43 कै भी बाद में जोड़ा गया था। 43 कै जो है ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, और 43 कै जो है वो 97वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 43 का क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों को भाग लेना। ठीक है, 43 में कहा गया है कि सहकारी समितियों का गठन, सहकारी समितियों का गठन। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों इसे जरूर याद कर लेना। ठीक है, 44 क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 44 यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, बहुत आता है कि कौन सा अनुच्छेद में, 44 में। ठीक है, 45 क्या गया है, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा तथा देखभाल। ठीक है, 46 में SC/ST से संबंधित जो सामाजिक न्याय है उनकी रक्षा करने के लिए राज्य से कहा गया है। ठीक है, 47वां क्या है, देखिए पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने के, लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का कर्तव्य जो है राज्य का होगा। ठीक है, हानिकारक पेयों, हानिकारक नशीले पदार्थों से सेवन का प्रतिषेध कराना भी राज्य का कर्तव्य है। ठीक है, 48 में कहा गया कृषि संबंधित, 48वां कृषि और पशुपालन का संगठन। ठीक है, दुधारू या वाहक पशुओं की नस्लों का परिरक्षण और सुधार करना व उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाना। ठीक है, इसका प्रावधान किया गया है 48 में। 48 के में किया गया पर्यावरण से संबंधित प्रावधान। ठीक है, पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन तथा वन व वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करना। ठीक है, 49 में कहा गया राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 49वां, 48, 49। ठीक है, 48 के भी कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक्करण, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है, किसमें किया गया, अनुच्छेद 50 में किया गया, और कहाँ किया गया, DPSP के अंतर्गत किया गया। ये भी पूछ लेता है कि भाई कहाँ किया गया है, मूल अधिकारों में किया गया है, कहाँ किया गया है, मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, 51 किया गया, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखने, मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटान, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 51 में किया गया है। ठीक है, हमने यहाँ पर देख लिया है अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक देखा। ठीक है, तो इन्हें याद करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, एक एक याद होना चाहिए, एकदम याद नहीं होंगे, लेकिन धीरे धीरे इन्हें याद करना है, करना जरूर है, कोई सभी अनुच्छेद उठाकर पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर अभी हमने देखा था कि कुछ अनुच्छेद जो आए थे, मैंने इसमें बताया भी था कि कुछ का संशोधन हुआ है, तो वो देख लेते हैं कौन सा संशोधन हुआ है, कौन सा अनुच्छेद किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। ठीक है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे ज़रूर देख लेना। तो इसमें 3 संशोधन हुए, 42वां, 44वां, 97वां। ठीक है, तो 42वें द्वारा क्या हुआ था, अनुच्छेद 39 के, 43 के और 48 के याद कर लेना भाई, कोई भारी बात नहीं है याद करना, 39 के, 43 के, 48 के। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था अनुच्छेद 38, जोड़ा नहीं गया था, इसकी भाषा में परिवर्तन किया गया था 38 की। ठीक है, और 97वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें अनुच्छेद 43 ख जोड़ा गया था, 43 ख जोड़ा गया था। ठीक है, मैं देख लिया 42, 44, 97। ठीक है, अब हमने एक अनुच्छेद आया था हमारा 44, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता, तो यानी कि लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है, लेकिन अभी तक पूरे देश में लागू नहीं किया गया, और गोवा अकेला राज्य है जहाँ पर ये लागू है, समान नागरिक संहिता। ठीक है,
अब क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं कि भाई कौन सा अनुच्छेद समाजवाद यानी कि गांधीवादी सिद्धांत से प्रेरित है, उदारवाद से प्रेरित कौन सा सिद्धांत है, ठीक है। तो ये भी हम शॉर्ट में देख लेते हैं। तो संविधान में इनका वर्गीकरण नहीं है, इस बात का ध्यान करना, ठीक है। और इनकी प्रकृति के आधार पर इन्हें और अध्ययन की सुविधा के अनुसार डिवाइड कर लिया गया है। और ठीक है, देख लेते हैं समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी। तो समाजवादी कौन सा है? 38, 39, 39 से 41, 42, 43, 43 से 47। जब हम देखिए अनुच्छेद पढ़ेंगे, जब अनुच्छेद याद करेंगे तो याद करने से ही लग जाएगा कि कौन सा गांधी जी के दर्शन पर आधारित है, ठीक है। किन की मांग गांधी जी द्वारा की गई थी, गांधी जी द्वारा किसका उल्लेख किया गया था, ठीक है। गांधी जी द्वारा कौन से थे? 40 ग्राम सभा गठन, ठीक है। 43, 20, 46, 47, 48, ठीक है। ये गांधी जी से गांधीवादी सिद्धांत से प्रेरित है। उदारवादी 44 है, जैसे यूजीसी आ गया। 45 है, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा। 48 देखिए 48 इसमें भी आ रहा है और 48 इसमें भी आ रहा है। बहुत उदारवादी सिद्धांत, उदार बौद्धिक भी इन्हें बोलते हैं, ठीक है, यानी कि इंटेलेक्चुअल, ठीक है। 49, 50, 51 ये उदारवादी सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब भाग 4 में तो डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत दिए ही गए हैं। अब पूरे संविधान को अगर हम देखें, ध्यान से पढ़ेंगे हम, तो हमें कुछ अनुच्छेद ऐसे भी मिलेंगे जहाँ पर नीति निर्देश सिद्धांत हमें लगता है कि ये तो नीति निर्देश सिद्धांत ही की तरह हैं, नीति निर्देश सिद्धांत ही हैं, ठीक है। तो वो अनुच्छेद कौन कौन से हैं जहाँ पर निर्देश दिया गया है राज्य को या सरकार को, ठीक है। अनुच्छेद 335 है, 350 क्या है, 351 है। 335 में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में एससी और एसटी के सदस्यों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा। इसका क्या मतलब है कि जब सरकारी पदों पर भर्ती होगी, नियुक्तियां की जाएंगी, ठीक है, तो उसमें एससी एसटी के सदस्यों का भी ध्यान रखा जाएगा, उनकी दक्षता को बनाए रखते हो, यानी कि दक्षता से भी समझौता ना हो और एससी एसटी का भी पूरा मतलब उन्हें अधिकार मिले। 350 के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा प्रदान करना ये राज्य का कर्तव्य है, ठीक है। ये है निर्देश दिया गया है यहाँ पर। 351 में क्या है? हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है सरकार को कि सरकार हिंदी भाषा के विकास करे अधिक से अधिक, ठीक है। तो ध्यान रखना 335, 350 के 351 में कहा गया, ठीक है। अब डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित कुछ वाद या कुछ मामले जो है उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत गए हैं, ठीक है। तो वो हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। देखिए ये जो संबंधित है, ध्यान रखना, 25वां संविधान संशोधन अधिनियम, केशवानंद भारतीवाद, 2 संशोधन देखिए दोबारा देख लेते हैं, 25वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, और 2 वाद ये फेमस हैं, ये डीपीएसपी से संबंधित है, केशवानंद भारतीवाद और मिनर्वा मिल्स, ठीक है। ये दोनों हम अभी देखते हैं कि इनका क्या मैटर है यहाँ पर, ठीक है। 25वां संविधान संशोधन जो हुआ था, ठीक है, उसमें क्या प्रावधान था? इसमें अनुच्छेद 39 ग को शामिल किया गया, ठीक है, और 39 ख और 39 ग में जो नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़े गए यानी जोड़े गए थे, तो इसमें यह कहा गया था अनुच्छेद 39 ग में कि 39 ख और ग में उल्लेखित नीति निर्देशक तत्वों को प्राप्त करने हेतु यदि संसद कोई कानून बनाती है तो वह इस आधार पर शून्य या इस आधार पर खारिज नहीं किया जाएगा कि वो अनुच्छेद 14, 19 या 31 में दिए गए मूल अधिकारों को उल्लंघन करता है। इसका क्या मतलब हुआ भाई, बताते हैं अभी। पच्चीसवां संविधान संशोधन हुआ 1971 में, ठीक है। इसमें अनुच्छेद 39 ग को शामिल किया गया और इसमें यह प्रावधान किया गया कि
अनुच्छेद 39 ख और ग में जो नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं उनको लागू करने के लिए यदि संसद कोई कानून बना रही है, ठीक है, और उन कानूनों से मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, कौन से मूल अधिकारों का? अनुच्छेद 14 1931 में दिए गए मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो ये डीपीएसपी जो है, यानी कि जो कानून बनाया गया है 39 ख और 39 ग के अंतर्गत, वो अमान्य नहीं होगा, वो वैध करार दिया जाएगा। ठीक है, ये ऐसा करने का कारण इस वजह से था क्योंकि अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रही है कोई विधि कानून, ठीक है, तो क्या होता है उस कानून के साथ? क्या करता है भाई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्या करते हैं? ये उस विधि को खारिज कर देते हैं, अमान्य कर देते हैं, शून्य कर देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अनुच्छेद 39 ख और ग के साथ ऐसा नहीं होगा, वे अगर 14, 19 और 31 अनुच्छेद का उल्लंघन करते हैं तो। ठीक है, ठीक। इसके बाद में आया केशवानंद भारतीवाद। ठीक है, इसमें यह कहा गया कि भाई जो अनुच्छेद 39 ग है, जो ये प्रावधान किया गया है 25वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, ये वैध है, हाँ ये ठीक है भाई। और लेकिन इसने क्या कहा भाई, ये है हाँ ठीक वैध है, लेकिन इसे न्यायिक पुनर्विलोकन के दायरे के अधीन घोषित कर दिया, यानी कि इसका न्यायिक पुनर्विलोकन हम सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। ठीक है, इसके बाद आया 42वां संविधान संशोधन 1976। इसमें क्या कहा? इसमें यह कहा गया कि इसमें तो अनुच्छेद 39 ख और ग का प्रावधान था, लेकिन इसमें कहा है कि सभी डीपीएसपी यानी कि कोई सा भी अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांत है उसको लागू कर रहे हैं, और लागू करने के आधार पर अनुच्छेद 14, 19 और 31 में दिए गए मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तब भी अवैध नहीं माना जाएगा विधि को। यानी कि यहाँ पर अनुच्छेद 39 ख और ग को प्राप्त था और सभी यहाँ पर सभी को कर दिया गया। ये तो बहुत आगे निकल गया भाई। ठीक है, सरकार बहुत आगे निकल गई। तो इसमें अगला वाद आया इसके 4 साल बाद ही 1980 में मिनर्वा मिल्स वाद। ठीक है, मिनर्वा मिल्स वाद आया। इसमें क्या कहा? अनुच्छेद जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था और इसकी जो धारा 4 थी, इसकी धारा 4 थी, तो जो वरीयता दी गई थी तो उसे अवैध घोषित कर दिया, और इसमें यह कहा गया कि डीपीएसपी और मूल अधिकारों में संतुलन को संविधान का मूल ढांचा घोषित कर दिया गया। ठीक है, नहीं ये बात को ध्यान रखना। क्या इसकी क्या खास बात निकली? एक तो इसने ये जो करा गया था इसे कर दिया खारिज। ठीक है, और ये कहा गया कि नीति निर्देशक सिद्धांत और मूल अधिकारों में संतुलन जो है वो मूल ढांचा है। ठीक है, इनको क्षति नहीं पहुंचाई जा सकती। मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर यहाँ पर देख लेते हैं हम, क्या अंतर है। ठीक है, मूल अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया था और डीपीएसपी को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, पता है मैं। ठीक है, इनका वर्णन भाग 3 में है और इनका वर्णन भाग 4 में है। ठीक है, और मूल अधिकार जो है वाद योग्य है, यानी कि न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, और ये प्रवर्तनीय नहीं है, ये भी हमें पता है। ठीक है, और मौलिक अधिकार के पीछे कानूनी मान्यता है, इनके पीछे राजनीतिक मान्यता है। ठीक, मूल अधिकारों का स्वरूप कैसा है? नकारात्मक है, और इनका स्वरूप कैसा है? सकारात्मक है। ये राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं और ये सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। ये अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाते हैं, यानी कि जो मूल अधिकार हैं वो नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन डीपीएसपी जो है, डीपीएसपी क्या है? सिर्फ निर्देश है सरकार को। जब तक सरकार नहीं चाहेगी, उनके लिए कानून नहीं बनाएगी, तब तक इन्हें लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगला क्या है?
मूल अधिकारों को आपातकाल में निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 20-21 को नहीं कर सकते हम, इसे हम जब पढ़ेंगे आपातकाल तो तब देखेंगे कि कैसे कैसे है। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना, आपातकाल में मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, बस 20 और 21 को नहीं किया जा सकता। ठीक है, नीति निदेशक तत्व सामान्य और आपात दोनों स्थितियों में बने रहते हैं।